हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डॉक्टर धीरेन्द्र पवार बॉटनी क्लास यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी थर्ड ईयर के बायोटेक्नोलॉजी पेपर का। बहुत ही अच्छा टॉपिक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ये। तो उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छा टॉपिक रहेगा, आपको समझ में भी आएगा। हम ईजी भाषा में इसको समझने की कोशिश करेंगे। और टॉपिक का नाम क्या है हमारा? वेक्टर फॉर जीन ट्रांसफ़र एंड जीन क्लोनिंग। अब यहाँ पर देखो एक नया शब्द आया वेक्टर, ठीक है ना। जीन से आप परिचित है, क्लोनिंग से थोड़ा बहुत परिचित होंगे। वेक्टर नया चीज़ आया कि वेक्टर क्या है, या जिसको अपन हिंदी में बोले तो हिंदी के अंदर इसको बोलेंगे वाहक। वाहक क्या है, ठीक है ना। अब अगर अपन हिंदी शब्द की बात करें, वाहक का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाने वाला वेक्टर, है ना, या जो कैरी करता है किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाएगा, उसको कैरी करेगा। तो यहाँ अपन किसकी बात कर रहे हैं? वेक्टर फॉर जीन ट्रांसफ़र, यानी कि जीन्स को लेकर जाने वाला वाहक। या डीएनए, जीन अपने आप में क्या है? छोटे डीएनए के टुकड़े हैं। डीएनए के वो टुकड़े जिसमें कुछ अभिज्ञान क्रम होते हैं। तो डीएनए निवेश्य बोल सकते हैं अपन, डीएनए इंसर्ट बोल सकते हैं इनको, या फॉरेन जीन बोल सकते हैं, ठीक है ना, या जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर जाने वाला, जो हमारी इच्छित जीन है, जो हम डालना चाहते हैं किसी और जीव में, वहाँ लेकर जाने वाला वाहक। इसी तरह से जीन क्लोनिंग, यानी कि जीन्स जो है उसकी कई सारी कॉपी बनाना और उसको लेकर जाने वाला। पहले उसको लेकर जाएगा और फिर उसमें जिस किसी पर्पस में डालेंगे होस्ट में, वहाँ उसकी कॉपी बनाना। तो टॉपिक का मतलब तो समझ में आ गया कि टॉपिक क्या है? वेक्टर या जीन या की क्लोनिंग करना या जीन को ट्रांसफ़र करना, ठीक है। अब पहले बात कर रहे हैं अपन क्लोनिंग की। ये जो अपन बात कर रहे हैं वेक्टर की, ये पीसीआर मशीन से पहले तक की बात कर रहे हैं। क्योंकि पीसीआर मशीन के इन्वेंशन के बाद में अपन देखते हैं कि जीन्स की कॉपी बनाना बहुत इजी हो गया। आज हम कुछ घंटों में सैकड़ों प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल अपनी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी। लेकिन इनिशियली अपन देख रहे हैं कि अगर जीन की कॉपी बनानी होती थी तो हमें उनको वेक्टर में डालकर किसी होस्ट के अंदर डालना पड़ता था, जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया है या बैक्टीरिया में डालना पड़ता था, और वहाँ फिर उसकी कई सारी कॉपी प्राप्त करते थे, ठीक है। तो यहाँ अगर अपन इसके वेक्टर की बात करें कि वेक्टर एक्चुअल में है क्या, वेक्टर की परिभाषा की बात करें तो वेक्टर जो है इनिशियली, आज की तारीख में तो अपन देखते हैं, बाद में तो अपन देखेंगे कि वेक्टर जो है वो बैक्टीरियोफेज को भी काम में लिया गया, या ईस्ट कोशिकाओं को भी काम में लिया गया, देन ह्यूमन के क्रोमोसोम जो थे उनको भी काम में लिया गया, इसलिए उसको ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बोलते हैं। लेकिन इनिशियली जो काम में लिया गया था वेक्टर, वो क्या था? बैक्टीरिया के अंदर मिलने वाला प्लाज्मिड। तो अपन पहले प्लाज्मिड की बात करेंगे। प्लाज्मिड क्या है? मान लो ये एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है ना। और इस बैक्टीरियल सेल के अंदर देखते हैं कि उसका जो मेन क्रोमोसोम है वो उसको क्या बोलते हैं अपन? न्यूक्लियोइड बोलते हैं, या इसीलिए इसको प्रोकैरियोटिक जीव बोलते हैं, क्योंकि इसमें सत्य केंद्रक नहीं होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड या केंद्रक काभ। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया का मेन क्रोमोसोम बोलता है। लेकिन इस मेन क्रोमोसोम के साथ में अपन देखते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवंशिक पदार्थ उसमें उपस्थित रहता है, जो कि सर्कुलर फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। इन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलते हैं? नॉर्मली प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है ना। और इन प्लाज्मिड का ही उपयोग किसमें किया गया था? जीन को ट्रांसफ़र करने में या जीन को क्लोनिंग करने में। इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? इनिशियली प्लाज्मिड वेक्टर ही बोलेंगे। बाद में अपन देखेंगे बैक्टीरियोफेज वेक्टर भी काम में लिए गए, और ईस्ट के आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो थे, ईस्ट क्रोमोसोम, उनको भी काम में लिया गया। तो बात किसकी कर रहे हैं? अगर अपन इंट्रोडक्शन की बात करें तो वेक्टर का मतलब क्या हो गया? प्लाज्मिड वेक्टर की अपन बात करेंगे। और इन प्लाज्मिड वेक्टर का किस में उपयोग किया गया? जीन क्लोनिंग में और जीन ट्रांसफर में। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, गुणधर्म क्या होने चाहिए, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, वो बात की बात है। लेकिन इसमें प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? एक प्लाज्मिड को अगर अपन वेक्टर के रूप में काम में ले रहे हैं तो उसमें कम से कम क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? तो अपन किसको नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, यानी कि जो वाहक है उसके गुणधर्म क्या होने चाहिए। सबसे पहला गुणधर्म तो इसका यही है कि जो वेक्टर है, जो प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन जो है
यानी कि उसकी खुद की प्रति बनना, वो रेप्लिकेशन उसके मेन क्रोमोसोम से फ्री होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। यानी कि इसकी कॉपी बनना जो है वो उसके मेन क्रोमोसोम के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए, ये उसके अलावा भी अपनी प्रतिकृति स्वयं बना सके, ऐसी इसमें गुणधर्म होना चाहिए। तभी तो अपन को एक से ज़्यादा प्रतियां इसकी प्राप्त हो सकेगी, अदरवाइज क्या होगा, इसका मेन क्रोमोसोम इसमें इंटरफेयर करेगा। तो एक अच्छा वेक्टर वही होगा जिसमें उसकी स्वयं की प्रतिकृति बनाने की क्षमता हो। इसीलिए अपन देखते हैं कि इन प्लाज्मिड के अंदर एक क्षेत्र होता है जिसको अपन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं, वो क्षेत्र इसमें होना चाहिए ताकि ये अपने मेन क्रोमोसोम से इतर अलग अपनी प्रतिकृति स्वयं बना सके। दूसरा, इस वेक्टर में जो भी वेक्टर अपन काम में ले रहे हैं उसका प्यूरिफिकेशन और उसका आइसोलेशन इजी होना चाहिए, सरल होना चाहिए। अब प्यूरिफिकेशन और आइसोलेशन से क्या मतलब हुआ कि अगर हमने किसी प्लाज्मिड के अंदर कोई जीन डाली है, जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है, तो उसके बाद में अब ये क्या काम करेगा, एज ए वेक्टर काम में करेगा। और इस वेक्टर का आइसोलेशन यानी कि जो होस्ट कोशिका है उस होस्ट कोशिका से वापस प्राप्त करना और उसको प्यूरिफाई करना, वो इजी होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। अब यहाँ इजी का मतलब क्या हो गया कि जैसे अपन बात कर रहे हैं, ये जो सारा काम है डीएनए काम, ये डाल रहे अपन कैसे, ये सब काम करते हैं अपन केमिकली बेस पर, केमिकल बेस पर काम करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि डीएनए को चिमटी से पकड़ेंगे, इसमें डालेंगे और वापस इसको निकाल लेंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक जीव है और डीएनए क्या है, मॉलिक्यूल लेवल पर है। इसलिए अपन देखते हैं कि ये सारा प्रोसेस कैसा होता है, केमिकली आधार पर होता है, केमिकल बेस पे होता है। इसीलिए अपन कह रहे हैं कि इसका प्यूरिफिकेशन और इसका आइसोलेशन, वापस इसको प्राप्त करना और इसको शुद्ध रूप से प्राप्त करना, ये मेथड इजी होना चाहिए ताकि समय और पैसे दोनों की बचत हो सके। देन नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर कम से कम 2 रिपोर्टर जीन होना अनिवार्य होते हैं। अब नया शब्द आया अपने पास में, रिपोर्टर जीन, ठीक है ना। आगे अपन डिटेल में लेंगे, एक सेपरेट टॉपिक लेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर रिपोर्टर जीन के ऊपर, ठीक है ना, कि रिपोर्टर जीन क्या है। यहाँ अपन संक्षेप में लेंगे रिपोर्टर जीन क्या है। रिपोर्टर जीन एक्चुअल में ऐसी जीन है जिसके अंदर अपन डीएनए इंसर्ट डालते हैं तो वो अपने आप को रिपोर्ट करती है। कैसे रिपोर्ट करती है? जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। अब एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन पहले समझते हैं क्या है। नॉर्मली बैक्टीरिया जो है उनके प्लाज्मिड के अंदर कुछ जीन्स ऐसी होती है जो किसी एंटीबायोटिक के प्रति उनको प्रतिरोधकता उत्पन्न करती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ बात करें, इसमें एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों एक प्रकार के एंटीबायोटिक है, इनसे संबंधित जीन उपस्थित है तो इनको अपन क्या बोलेंगे, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन। यानी ये दोनों इस एंटीबायोटिक से क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया की सुरक्षा करते हैं, इसको प्रतिरोधकता उत्पन्न करते हैं। अब जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया, यानी जिसके वेक्टर में, जिसके प्लाज्मिड में अपन ने किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं की है, तो नॉर्मली ऐसा बैक्टीरिया क्या होगा, ऐसे माध्यम के ऊपर जिसमें अगर एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों उपस्थित है या दोनों में से एक भी उपस्थित है, तब भी ये क्या करेगा, आराम से ग्रो करेगा, क्योंकि इसमें प्रतिरोधकता उत्पन्न है। लेकिन जब कभी भी इन वेक्टर प्लाज्मिड के अंदर हम इनमें से किसी एक जीन के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं, जिसकी अपने कॉपी बनानी है, ठीक है ना, तो वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जैसे ही इस क्षेत्र के अंदर डालते हैं, इस जीन के अंदर, तो ये जीन क्या हो जाती है, अक्रिय बन जाती है, डीएक्टिवेट हो जाती है। तो अब ऐसी स्थिति में ये जो ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया है, जिसके प्लाज्मिड के अंदर क्या है, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये एम्पिसिलिन माध्यम के ऊपर ग्रो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसकी एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन क्या हो गई, डीएक्टिवेट हो गई। इसी तरह से अगर दूसरे में डाल दें टेट्रासाइक्लिन के अंदर, तो अब ये टेट्रासाइक्लिन वाले माध्यम के ऊपर ग्रो नहीं करेगी। तो यानी क्या हो गया कि बैक्टीरियल कोशिकाएं खुद को रिपोर्ट कर रही है कि हाँ, जिन जगहों पर बैक्टीरियल कोशिकाएं ग्रो नहीं हुई है, उन बैक्टीरियल कॉलोनी के अंदर क्या है, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है, तो इससे उनका सिलेक्शन ईजी हो जाएगा। तो यहाँ अपने एक और टॉपिक लेंगे, सेपरेट टॉपिक है पूरा सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल सेल, यानी कि जो ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियल सेल है या जो ट्रांसफॉर्म जो प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें कम से कम 2 रिपोर्टर जीन होना अनिवार्य है, ये इसका गुणधर्म होना चाहिए। देन अगर अपन को इन वाहकों को क्या होना चाहिए, इसके अंदर जो जीन ट्रांसफर कर रहे हैं वो कम से कम जो डीएनए इंसर्ट है
उस डीएनए इंसर्ट को अगर अपने को एक्सप्रेस करवाना है, अब एक्सप्रेस करना, पहले को क्या बात कर रहे थे अपन, क्लोनिंग करना यानी उसकी कॉपी बनाना, लेकिन एक्सप्रेस का मतलब क्या हो गया कि उस परपोषी कोशिका में जाकर वहाँ पर अगर उस जीन को उसके अंदर ट्रांसफर करना, उसके मेन क्रोमोसोम के अंदर जोड़ना अपन को, तो ऐसी स्थिति में इस वेक्टर के अंदर ये गुणधर्म होना चाहिए कि वो फॉरेन डीएनए को, यानी कि अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको परपोषी के मेन क्रोमोसोम के साथ जोड़ने की क्षमता रखता हो, इंटीग्रेटेड करने की क्षमता रखता हो। तो अगर अपन इस पर्पज के लिए वेक्टर बना रहे हैं तो उसमें कम से कम ये गुणधर्म होना चाहिए, अति आवश्यक होना चाहिए। देन अगर हम जो भी ये वेक्टर काम में ले रहे हैं इसमें कम से कम कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों के अभिज्ञान क्रम होने आवश्यक हैं। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? वो एंजाइम जो किसी पर्टिकुलर साइट को पहचानते हैं, किसी अभिज्ञान क्रम को पहचानते हैं और इन पहचान क्रम से ही इस डीएनए को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो इस प्लाज्मिड के अंदर कम से कम ऐसे कई सारे, कम से कम 4 या 5 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट होनी चाहिए जहां जाकर हम क्या कर सकते हैं, डीएनए को तोड़ सकते हैं और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर डाल सकते हैं। तो वो भी आवश्यक है एक अच्छा वेक्टर होने के लिए। देन अगर हमें इस वेक्टर के अंदर, जैसे ये जो है होस्ट क्या है, प्रोकैरियोटिक जीव है, मान लो बैक्टीरिया है, और उस होस्ट के अंदर हमें एक यूकैरियोटिक जीव को क्या करवाना है, यूकैरियोटिक जीन को एक्सप्रेस करवाना है। एक्सप्रेस मतलब उससे प्रोटीन को बनवाना है या प्रोटीन कोडित करवाना है उससे। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, उस यूकैरियोटिक जीन का रेगुलेटरी सीक्वेंस इसके साथ में जोड़ा जाना आवश्यक है, उसमें साथ में होना चाहिए, ताकि उस प्रोकैरियोटिक जीव में जाकर इस जीन को एक्सप्रेस कर सके, इसको ट्रांसलेट कर सके, इससे प्रोटीन बना सके। तो ये कुछ ऐसे गुणधर्म हैं जो गुणधर्म है उसके अंदर होने आवश्यक है। लेकिन चूंकि ये सारे के सारे गुणधर्म प्राकृतिक रूप से किसी एक प्लाज्मिड में नहीं हो सकते, किसी एक प्लाज्मिड में नहीं हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम इन प्लाज्मिड को काट छाट कर या लैब के अंदर इनको वापस रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, अलग अलग प्रकार की ये चीज़ें लेकर, जितने अपन गुणधर्म बताए हैं। तो ऐसी स्थिति में अब ये क्या कहलाएगा, वेक्टर कहलाएगा। पहले तो था ये प्लाज्मिड, लेकिन अब क्या कहलाएगा, ये वेक्टर कहलाएगा। और ये जो वेक्टर है, अब ये वेक्टर हमारा जो इच्छित उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ क्या, इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर हुआ कि इसके गुणधर्म क्या क्या होने चाहिए। देन अपन बात करते हैं क्लोनिंग और एक्सप्रेशन वेक्टर क्या होते हैं, या क्लोनिंग वेक्टर क्या है और एक्सप्रेशन वेक्टर क्या है। अभी अपन ने बात की कि क्लोनिंग का मतलब क्या है, उसकी जैसी कॉपी बनाना, ठीक है ना, उसकी जैसी कॉपी बनाना। और एक्सप्रेशन का मतलब कि जिसमें हम क्या होना चाहिए, जो वेक्टर काम में ले रहे हैं उसके अंदर जो डीएनए इंसर्ट डाला है अपन ने, वो अब जिस होस्ट में अपन इसको डालेंगे वहाँ जाकर एक्सप्रेस भी होना चाहिए, यानी कि इससे प्रोटीन भी बननी चाहिए, कोडित होनी चाहिए। दो चीज़ें होती है, अपन प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है ना। तो वहाँ जाकर इसका ट्रांसलेशन भी होना चाहिए ताकि इससे प्रोटीन बन सके, यानी कि कोई गुण उत्पन्न हो सके। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एक्सप्रेशन वेक्टर बोलेंगे। तो दो तरह के वेक्टर हो गए, क्लोनिंग वेक्टर जिसमें केवल कॉपी बनानी हो अपन को डीएनए की, और एक्सप्रेशन वेक्टर यानी कि जिसमें अपन को जो जीन ऑफ इंटरेस्ट उसको उस परपोषी कोशिका में एक्सप्रेस भी करवाना है, उसको ट्रांसलेट भी करवाना है। अब अगर ट्रांसलेट करवाना है तो इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए क्या, जैसा अभी अपन ने बताया था, लास्ट गुणधर्म इसका बताया था कि ट्रांसलेशन के लिए या एक्सप्रेशन के लिए उस जीन का रेगुलेटरी सीक्वेंस भी साथ में जोड़ा जाना आवश्यक है। रेगुलेटरी सीक्वेंस यानी कि उसके प्रमोटर, उसके ऑपरेटर, या जो उसकी राइबोसोम बाइंडिंग साइट है वो उसके साथ में जोड़े जाने आवश्यक है। अदरवाइज क्या होगा, वो जो फॉरेन जीन है वो उस जीव में जाकर एक्सप्रेस नहीं हो पाएगी। इसके अलावा अगर यूकैरियोटिक जीन को हम प्रोकैरियोटिक जीव के अंदर डाल रहे हैं, देखो जीन तो कौन सी है, यूकैरियोटिक,
और होस्ट कौन सा है, प्रोकैरियोटिक। अगर वहाँ जाकर हमें उसको एक्सप्रेस करवाना है तो ऐसी स्थिति में जो यूकैरियोटिक जीन है उस जीन में से इंट्रॉन्स जो भी है, इंट्रॉन का मतलब क्या होता है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, उनको हटाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक जीव के अंदर नॉन कोडिंग जीन्स नहीं होती है और वहाँ पर वो एक्सप्रेस भी नहीं हो पाएंगी। इसीलिए हम क्या करते हैं कि सीधा mRNA से जो यूकैरियोटिक जीन है उसकी mRNA प्रति लेते हैं, यानी कि cDNA प्रति लेते हैं उसकी। अपन एक टॉपिक पूरा का पूरा बना चुके हैं कि cDNA क्या होता है और cDNA लाइब्रेरी क्या होती है। तो हम cDNA लाइब्रेरी से उस जीन को लेकर उसको सीधा किस में डालते हैं, प्लाज्मिड के अंदर डालकर वेक्टर बनाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा प्लाज्मिड क्या कहलाएगा, ऐसा वेक्टर एक्सप्रेशन वेक्टर कहलाएगा। तो उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य के आधार पर अपन देखते हैं कि अगर अपना उद्देश्य क्लोनिंग करना है केवल जीन को, उसकी कई सारी प्रतियां बनानी है तो क्लोनिंग वेक्टर कहलाएगा। और अगर अपन को उसको एक्सप्रेस करवाना है उस जीन को तो उसके साथ में उसके रेगुलेटरी सीक्वेंस, उसके ऑपरेटर, उसकी राइबोसोम बाइंडिंग साइट्स, इनको भी जोड़ना पड़ेगा ताकि वो उस पर्पोसी कोशिका में जाकर एक्सप्रेस भी हो सके, ट्रांसलेट भी हो सके, ठीक है। तो ये कहलाएगा कौन सा, क्लोनिंग और एक्सप्रेशन वेक्टर। अब चूंकि अपन इतनी सारी बात की अपन ने, तो हमने कहा कि इनिशियली जो काम में लिया था वो कौन सा था, प्लाज्मिड वेक्टर काम में लिया था। तो हम इसको डिटेल में चर्चा किसकी करेंगे, प्लाज्मिड वेक्टर की ही करेंगे। अब प्लाज्मिड वेक्टर की अगर अपन बात करें तो जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया के अंदर अलग अलग प्रकार के प्लाज्मिड मिल सकते हैं, उनके आधार पर इन वेक्टर का नाम भी रखते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि एफ प्लाज्मिड या जिसको अपन सेक्स प्लाज्मिड भी बोलते हैं, जिसमें अपन देख रहे हैं कि एक बैक्टीरिया जो है उसमें अगर एफ प्लाज्मिड उपस्थित है, ठीक है ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। और जिस बैक्टीरिया में ये अपना प्लाज्मिड ट्रांसफर करता है, जिसके अंदर नहीं होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एफ निगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। नॉर्मल कॉन्जुगेशन के समय अपन देखते हैं कि एफ प्लाज्मिड जो है उसका ट्रांसफर होता है किसमें, एफ निगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। तो अगर एफ प्लाज्मिड है तो उस एफ प्लाज्मिड को अगर अपन वेक्टर के रूप में काम में ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर कहलाएगा। इसी तरह से अगर अपन देखें कि आर प्लाज्मिड का मतलब क्या हो गया, जिसमें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन उपस्थित होती है। और ऐसे प्लाज्मिड क्या कहलाएंगे, आर प्लाज्मिड कहलाएंगे। कई सारी एंटीबायोटिक्स है, एग्जांपल नॉर्मल है जैसे एम्पिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, ये या कैनामाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये नॉर्मल एंटीबायोटिक्स हैं जो किसमें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है जो कि इन प्लाज्मिड के ऊपर मिल सकती है। तो इस आधार पर ऐसे प्लाज्मिड को क्या बोलेंगे अपन, आर प्लाज्मिड बोलेंगे। इस तरह से कॉल प्लाज्मिड की बात करें अपन, कॉलिसिन नामक प्रोटीन उत्पादित करता है ये प्लाज्मिड, और ये जो प्रोटीन है वो संवेदी बैक्टीरियल कोशिकाओं को क्या करता है, मारता है। तो इस प्रकार के प्लाज्मिड को क्या बोलेंगे, कॉल प्लाज्मिड बोलेंगे। और इनमें से किसी एक को या सबको मिलाकर अपन क्या कर सकते हैं, अपना जो वेक्टर है उस वेक्टर का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं। इनमें से सब गुणधर्मों को लेकर या कुछ गुणधर्मों को लेकर अपना इच्छित वेक्टर बना सकते हैं। अपन ने पहले अभी बताया कि वेक्टर क्या है, निर्माण करते हैं, क्योंकि प्राकृतिक रूप से जो प्लाज्मिड होता है उसमें ये सारे गुणधर्म अपन को नहीं मिल सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं कि उनको कृत्रिम रूप से बनाते हैं। इन वेक्टर को में से कई सारे जो ये गुणधर्म हैं इनको लेकर क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से उसका निर्माण करते हैं। और उसका उद्देश्य क्या है, उसके आधार पर अगर उसका उद्देश्य केवल क्लोनिंग है तो उस आधार से उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, और अगर उसका उद्देश्य एक्सप्रेशन करना है तो उसका कंस्ट्रक्शन अलग तरीके से करते हैं। उसमें उसके नियामक क्रम या रेगुलेटरी सीक्वेंस को भी जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, प्लाज्मिड वेक्टर कहलाएंगे। अब उनकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, यानी कि वो ट्रांसफर करने की जो क्षमता है, उसके आधार पर अपन देखते हैं कि वेक्टर जो है वो दो तरीके हो सकते हैं, कॉन्जुगेबल और नॉन कॉन्जुगेबल। क्या मतलब हुआ, कॉन्जुगेबल का मतलब कि ऐसे प्लाज्मिड वेक्टर जिसमें कुछ ऐसे क्रम हो जिसकी वजह से दोनों बैक्टीरिया आपस में कॉन्जुगेशन कर सके और नेचुरल रूप से क्या हो सके, इसकी कॉपी जो है वो ट्रांसफर हो सके। जैसे एफ फैक्टर की बात कर रहे हैं अपन, कि एफ प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं, जो कि एक कॉन्जुगेबल बैक्टीरिया होता है, जिसमें जो एफ पॉजिटिव है वो नेचुरल रूप से एफ नेगेटिव बैक्टीरिया जिसमें ये प्लाज्मिड नहीं है उसको क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है, ठीक है, नेचुरल रूप से। तो इस प्रकार के प्लाज्मिड को क्या बोलेंगे अपन, कॉन्जुगेबल प्लाज्मिड बोलेंगे, यानी कि जिसमें कॉन्जुगेबल सीक्वेंस हो जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया के अंदर
स्वतः ही ट्रांसफर हो सके। या दूसरे प्रकार के वेक्टर प्लाज्मिड वेक्टर नॉन कॉन्जुगेबल, जिसमें कॉन्जुगेबल सीक्वेंस नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये प्राकृतिक रूप से दो बैक्टीरिया आपस में कॉन्जुगेशन नहीं कर सकते, उसको किसी और मेथड के द्वारा हमें क्या करना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है। इसी तरह से अपन देखते हैं कि स्ट्रिग्नेंट प्लाज्मिड वेक्टर और रिलैक्स रेप्लिकेशन वेक्टर, क्या मतलब हुआ इसका, स्ट्रिग्नेंट का। और स्ट्रिग्नेंट का मतलब है कि अगर प्लाज्मिड जो है उसकी केवल एक प्रति उपस्थित है, अगर बैक्टीरियल कोशिका में केवल एक प्रति उपस्थित है तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिग्नेंट वेक्टर बोलते हैं, यानी कि बैक्टीरिया में केवल जिसकी एक प्रति होती है। रिलैक्स्ड रेप्लिकेशन वेक्टर, जिसका मतलब बैक्टीरिया में जिसकी कई सारी प्रतियां होती है, एक प्लाज्मिड जिसकी कई सारी प्रतियां होती है, तो ऐसी स्थिति में इस प्लाज्मिड को अपन किस काम में लेते हैं, क्लोनिंग के अंदर काम में लेते हैं। क्योंकि क्लोनिंग का मतलब ही क्या है, जहाँ हमें डीएनए इंसर्ट जो अपन ने डाला है या जीन ऑफ इंटरेस्ट जो इस प्लाज्मिड में डाला है उसकी कई सारी प्रतियां हमें प्राप्त करनी है। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या देंगे, रिलैक्स्ड रेप्लिकेशन प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं एज ए वेक्टर के रूप के अंदर। ठीक है, देन नेक्स्ट है अपने इसमें देखेंगे कि मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होना चाहिए वेक्टर के अंदर, मॉड्यूल कौन कौन से मॉड्यूल होना चाहिए। अब यहाँ मॉड्यूल का मतलब क्या हो गया, मॉड्यूल की अपन बात कर रहे हैं कि मॉड्यूल का मतलब क्या है। तो कौन कौन से मॉड्यूल इसके अंदर होने चाहिए बैक्टीरिया के अंदर, अगर अपन मॉड्यूल की बात करें, एक बैक्टीरिया के अंदर मॉड्यूल कौन कौन से होने चाहिए। अगर अपन यहाँ मॉड्यूल का मतलब क्या है, यहाँ मॉड्यूल का मतलब है एक डीएनए सेगमेंट ऐसा होना चाहिए, जस्ट लाइक गुणधर्म की बात ही अपन कर रहे हैं। मॉड्यूल का मतलब भी क्या है, वेक्टर के अंदर गुणधर्म होना, कुछ गुणधर्म होना। जैसे पहला मॉड्यूल है रेप्लिकेशन मॉड्यूल। रेप्लिकेशन मॉड्यूल का मतलब उसमें कम से कम एक रेप्लिकेशन मॉड्यूल होना चाहिए ताकि वो अपनी प्रतिकृति स्वयं कर सके। अगर ये सीक्वेंस इसके अंदर मौजूद है, डीएनए सीक्वेंस इसके अंदर मौजूद है, तो इसके आधार पर वो अपनी प्रतिकृति यानी कि अपनी रेप्लिका या अपनी कॉपी स्वयं बना सकता है बगैर उसके मेन क्रोमोसोम की मदद के। ठीक है ना, तो उसमें रेप्लिकेशन मॉड्यूल हो सकता है। सेक्स फैक्टर अभी अपन ने बात की, एफ फैक्टर जिससे वो कॉन्जुगेबल बन सकता है ताकि प्राकृतिक रूप से क्या कर सके, वो नेचुरल तरीके से ही इसको ट्रांसफर कर सके दूसरे बैक्टीरिया को। तो एफ फैक्टर हो सकता है, वो भी एक प्रकार का क्या होगा, मॉड्यूल होगा। इसी तरह से रेसिस्टेंट फैक्टर है, ये रेसिस्टेंट फैक्टर भी क्या है, मॉड्यूल है, जिसके आधार पर उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं अपन, उसकी पहचान कर सकते हैं कि कौन सी ट्रांसफॉर्म्ड हुई है और कौन सी बैक्टीरियल सेल ट्रांसफॉर्म्ड नहीं हुई है। इस तरह से कॉल मॉड्यूल है जिसमें कॉलिसिन फैक्टर मिलता है। तो इनमें से कई सारे या कोई एक मॉड्यूल या कई सारे मॉड्यूल को मिलाकर अपन क्या करते हैं, किसी वेक्टर का निर्माण कर सकते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था वेक्टर के बारे में कि वेक्टर क्या है, इनमें इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, कितने तरह के वेक्टर होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर क्या है, एक्सप्रेशन वेक्टर क्या है, या कॉन्जुगेबल वेक्टर क्या है, नॉन कॉन्जुगेबल वेक्टर क्या है, उनके मॉड्यूल कौन कौन से होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो हुआ इसकी क्या बेसिक इंट्रोडक्शन। नाउ अपन देखते हैं कि जो सबसे पहला बनाया गया वेक्टर था उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि जो सबसे पहला बनाया गया वेक्टर था। सबसे पहला बनाया गया वेक्टर ही कौन सा था अपने पास में, PSC1 वेक्टर। कौन सा वेक्टर था वो, PSC1 वेक्टर, जो अभी यहाँ पर दिखा रखा है PSC1 वेक्टर। ठीक है ना, ये वाला वेक्टर जो करीब 8.7 किलो बेस पेयर का था, 8.7 किलो बेस पेयर का, और उसके अंदर क्या क्या था, एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस, जिसकी मदद से ये अपनी प्रतिकृति स्वयं बना सकता था। इसके अंदर एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन थी, कौन सी, PSC1 के अंदर टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। और इस जीन के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट भी मौजूद थी, जैसे HindIII है, BMH1 है, SEL1 है ये। और इसके अलावा एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसा था जो इस टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन से बाहर की तरफ था, EcoRI। ठीक है,
अब अपने को अगर किसी जीन को इसके अंदर डालना है और इसको वेक्टर के रूप में काम में लेना है तो क्या करेंगे, हम इनमें से किसी एक एंजाइम को काम में लेंगे, क्योंकि अपने को इसको क्या करना है, किसी न किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से पाचित करेंगे। तो मान लो अगर अपन ने BMH1 को काम में लिया तो ये किस जगह से इसको तोड़ेगा, यहाँ से तोड़ेगा। इसी तरह से जो DNA इंसर्ट अपन ने लिया है, जैसे मान लो ये अपन ने DNA इंसर्ट लिया है, इसको भी अपन किससे पाचित करेंगे, BMH1 से ही पाचित करेंगे, जिससे DNA के टुकड़े प्राप्त होंगे और इन टुकड़ों को इसमें क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब चूंकि जैसे ही इसको इंसर्ट करेंगे तो क्या हो गया, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएगी। तो चूंकि यहाँ पर केवल एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन थी, इसीलिए शुरुआती तौर पे जो ये फर्स्ट प्लाज्मिड वेक्टर बनाया गया तो इस वेक्टर की कुछ कमियां थी। क्यों? क्योंकि उसका सिलेक्शन ईजी नहीं था। सिलेक्शन का मतलब क्या हो गया कि जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल है उन ट्रांसफॉर्म्ड सेल को और यानी कि रूपांतरित कोशिकाओं को और अरूपांतरित कोशिकाओं को जिसमें वेक्टर गया ही नहीं है उसका सिलेक्शन करना संभव नहीं था। जैसे एक तो 3 तरह की स्थितियां प्राप्त होगी अपने पास में, थोड़ा सा समझने के लिए अपन देखते हैं सिलेक्शन, क्योंकि सेपरेट टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा टॉपिक समझते हैं कि एक तो वो बैक्टीरियल सेल है जिसमें प्लाज्मिड गया ही नहीं, एक वो बैक्टीरियल सेल जिसमें प्लाज्मिड गया यानी कि ये वेक्टर गया, लेकिन कौन सा गया, अरूपांतरित वेक्टर जिसमें अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट गई नहीं। तो ऐसी स्थिति में इसके अंदर क्या होगी, टेट्रासाइक्लिन के प्रति प्रतिरोधकता होगी। और एक वो बैक्टीरियल सेल जिसके अंदर ये प्लाज्मिड गया लेकिन जिसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला भी गया, रूपांतरित वाला प्लाज्मिड कौन सा गया, रूपांतरित वाला प्लाज्मिड। तब ऐसी स्थिति में चूंकि अपने माध्यम के अंदर क्या है, 3 तरह की बैक्टीरियल कॉलोनी है, तो ऐसी स्थिति में ये जो बैक्टीरियल कॉलोनी जिसमें कोई भी प्लाज्मिड नहीं है वो तो क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन के ऊपर तुरंत मर जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इन दोनों में से इसका सिलेक्शन करना मुश्किल है कि किसमें अपना रूपांतरित वेक्टर है और किसमें नॉर्मल वेक्टर है, इसीलिए इसका जो सिलेक्शन था वो काफ़ी मुश्किल था। तो ये सबसे पहला बनाया गया वेक्टर था। इसीलिए जब अपन ने इसके गुणधर्म पढ़े तो अपन ने क्या बताया कि उसमें कम से कम 2 रेसिस्टेंट जीन उपस्थित होना अनिवार्य है, ताकि उसका सिलेक्शन जो है या जो जिस कोशिका उनको बैक्टीरियल सेल के अंदर जिसमें अपना रूपांतरित DNA गया है या रूपांतरित प्लाज्मिड गया है उसकी पहचान करना संभव हो सके या इजी हो सके। तो ये कहलाया अपना कौन सा, वेक्टर फॉर जीन ट्रांसफर या जीन क्लोनिंग। ये अपने आज की जो टॉपिक लिया वो केवल किसके ऊपर था, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट था। नेक्स्ट टॉपिक जो लेंगे अपन, उस नेक्स्ट टॉपिक में अपन बताएंगे कि अलग अलग वेक्टर क्या है, जैसे PBR322 क्या है या रिपोर्टर जीन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हम कैसे इन जीन्स को सेलेक्ट कर इन जो रूपांतरित वेक्टर जो है उन रूपांतरित वेक्टर को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, जो होस्ट कोशिकाएं हैं उनमें किन कोशिकाओं में गया उसको सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो वो एक अलग सेपरेट टॉपिक है जिसको अपन बाद में लेंगे, एक एक करके लेंगे। तो इसका जो पहला पार्ट था आज अपना, वो केवल क्या था, इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि वेक्टर क्या है और कितने तरह के वेक्टर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे अपना कौन सा, कि कुछ एग्जाम्पल लेंगे वेक्टर के, जैसे PBR322 का और बैक का, येक का, बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, कॉस्मिड क्या है, फेजमिड क्या है, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे।